नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनीनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। चलिए कॉर्पोरेट जगत की खबरों के साथ शुरू करते हैं। टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल के एमडी गोपाल विट्टल ने नतीजों के बाद कॉन कॉल में कहा कि 2022 में फिर से मोबाइल टैरिफ बढ़ सकते हैं और वो सबसे पहले ये कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 से 4 महीने में कोई टैरिफ हाइक का अनुमान नहीं है, पर कंपनी इस साल अपने आरपू यानी कि प्रति यूजर औसत आय बढ़ाकर 200 रुपए और बाद में 300 रुपए तक करना चाहती है, जो फिलहाल 163 रुपए के स्तर पर है। कंपनी का मानना है कि पूंजी निवेश पर 15% रिटर्न के लिए 300 रुपए का आरपू होना जरूर चाहिए। इससे पहले कंपनी 2021 में टैरिफ में 18 से 25% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि अगले 5 सालों में सब्सिडरी कंपनियों के साथ कारोबार पर 1,17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी कंपनी बना रही है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2019 से बंद पड़ी जेट एयरवेज दोबारा उड़ान भरने के एक कदम और करीब पहुंच गई है। साल के दूसरी छमाही में लॉन्च की तैयारी कर रहे जेट के नए प्रमोटर्स ने एचआर और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से जुड़े 2 सीनियर मैनेजमेंट पदों को भर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएफओ का पद भी भर गया है और सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। माइनिंग कंपनी वेदांता ने कहा है कि कंपनी अपने ढांचे में कोई बदलाव नहीं करेगी, यानी कि कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग या पुनर्गठन की योजना को रद्द कर दिया है और मौजूदा स्ट्रक्चर में ही काम करती रहेगी। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में बोर्ड ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की समीक्षा और ढांचे को सरल बनाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार करने का फैसला लिया था, लेकिन कंपनी के मुताबिक मौजूदा ढांचा बेहतर है और विभिन्न कंपनियों के कामकाज में अनुरूप है। कंपनी ने यह भी कहा कि मुनाफे का 30% हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा। चौथी खबर फ्यूचर रिटेल से जुड़ी है। फ्यूचर रिटेल के बैंकर्स ने कंपनी के अकाउंट को एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया है और कंपनी को एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए भी कहा गया है। कंपनी ने बैंकों को 3,495 करोड़ रुपए के भुगतान की समय सीमा को मिस कर दिया था। इस पर कंपनी ने बैंकों से लोन भुगतान के लिए थोड़े और समय की मांग भी की है। इसके अलावा दूसरे मामले में बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल से अमेजॉन की ओर से सिंगापुर की कोर्ट में जारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए, इस पर जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी थी, जिस पर अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को होगी। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। शेखर बजाज के नेतृत्व वाली बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बोर्ड ने पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। बेजल प्रोडक्ट्स के नाम से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर फोकस कंपनी बनाने की कंपनी की मंशा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एक शेयर के बदले में बेजल प्रोजेक्ट्स का एक शेयर जारी होगा। बेजल प्रोजेक्ट्स की एनएससी और बीएसई पर लिस्टिंग भी होगी। इस फैसले से दोनों कंपनियों को स्वतंत्र रूप से काम करने, फोकस और स्पेशलाइजेशन बढ़ाने व ब्रांड प्रेजेंस मजबूत करने में मदद मिलेगी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी और रेल के बाद अब अडानी ग्रुप का फोकस डेटा सेंटर कारोबार पर बढ़ रहा है। मुंबई और आधा दर्जन शहरों में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप ने अडानी कॉनेक्स नाम की नई सब्सिडरी का गठन किया है। नई कंपनी में अडानी एंटरप्राइजेस और एज कॉनेक्स यूरोप बीवी की 50-50% की साझेदारी होगी। सातवीं खबर सुजलॉन से जुड़ी हुई है। पवन चक्की बनाने वाली कंपनी सुजलॉन ने 2 सरकारी कंपनियों पीएफसी और आरईसी से 4,200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। सुजलॉन के मुताबिक पीएफसी और आरईसी को पावर सेक्टर की गहरी पकड़ होने से वह कंपनी की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। सितंबर 2021 तक कंपनी पर 6,405 करोड़ रुपए का नेट कर्ज था। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेनल मित्तल भी स्प्रिंग एनर्जी को खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि यूके के पीई फंड एक्टिस द्वारा भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है स्प्रिंग एनर्जी। इस कंपनी को खरीदने के लिए रॉयल डच शेल, अदानी ग्रुप, सिंगापुर की सेमकॉप एनर्जी और कैनेडियन पेंशन फंड सीपीपीआईबी पहले से ही इस दौड़ में शामिल हैं। डील $2 अरब में होने की संभावना है और सौदे से आर्सेनल मित्तल की अपने उत्पादन को डीकार्बनाइज करने की मंशा है। 9वीं खबर किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी टीटीके प्रेस्टीज से जुड़ी है, जिसने अल्ट्राफ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशंस में 20 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक निवेश किया है। सौदे के बाद टीटीके प्रेस्टीज की अल्ट्राफ्रेश में करीब 41% हिस्सेदारी होगी। आने वाले समय में पूंजी की जरूरत के हिसाब से अल्ट्राफ्रेश में हिस्सा बढ़ाकर 51% तक भी किया जाएगा। अतिरिक्त निवेश का फैसला बिजनेस प्लान के प्रोग्रेस के आधार पर होगा। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ड्रोन कारोबार में आक्रामक तरीके से उतरने की योजना बनाई है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 5 गुना बढ़ाने के साथ साथ नई ड्रोन पीएलआई स्कीम में हिस्सा लेना चाहती है। यही नहीं, इस दशक के अंत तक $5 अरब के अनुमानित ड्रोन मार्केट में अहम खिलाड़ी बनने की भी मंशा है। कंपनी एस्टेरिया एरोस्पेस नाम के स्टार्टअप के जरिए अपना ड्रोन कारोबार कर रही है। इसके अलावा दूसरी खबर में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए में बेंगलुरु स्थित
LT ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा भी की है। 11वीं और आखिरी खबर है टाटा समूह से जुड़ी हुई। 110 अरब डॉलर वैल्यू वाली टाटा समूह की कंपनियों के प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में दोबारा चुन लिया है। 11 फरवरी को हुई बैठक में स्पेशल इन्वाइटी रतन टाटा ने भी चंद्रशेखरन की अगुवाई में टाटा ग्रुप के प्रदर्शन और प्रगति को सराहा है और चंद्रशेखरन के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं 2 यूनिकॉर्न्स के साथ। पुणे के लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप एक्सप्रेस 20 ने सीरीज एफ फंडिंग राउंड में 30 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस राउंड में ब्लैकस्टोन ग्रोथ, टीपीजी ग्रोथ और क्रिस कैपिटल ने कंपनी में निवेश किया है। फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 1.2 अरब डॉलर के पार हो गया है। इस तरह एक्सप्रेस 20 साल 2022 की 8वीं यूनिकॉर्न बन गई है। दूसरी खबर है IKEA समर्थित होम रेनोवेशन प्लेटफॉर्म लिवस्पेस ने KKR के नेतृत्व में 18 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। इस ताज़ा फंडिंग राउंड के बाद लिवस्पेस की वैल्यू 1 अरब डॉलर के पार कर गई है। होम रेनोवेशन प्लेटफॉर्म भारत का 86वां यूनिकॉर्न भी बन गया है। जनवरी 2021 से अब तक 1 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हासिल करने वाली ये 49वीं कंपनी बन गई है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। B2B प्लेटफॉर्म मिंटिफी ने सीरीज C फंडिंग राउंड में 4 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल ने ये निवेश किया है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपना विस्तार करने में करेगी। चौथी खबर है कॉर्पोरेट कार्ड्स की पेशकश करने वाली कार्बन कार्ड ने सीरीज A राउंड में 1.5 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। कॉर्पोरेट्स के लिए भारत का पहला न्यू बैंक बनना चाहती है कंपनी। इससे पहले कंपनी सितंबर 2021 में भी करीब 1.25 करोड़ डॉलर की राशि जुटा चुकी है। पांचवी खबर में कंप्लायंस ऑटोमेशन स्टार्टअप स्प्रिंटो ने सीरीज A फंडिंग राउंड में 1 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। फंडिंग के ताजा चरण में एलिवेशन कैपिटल, एक्सेल और ब्लूम वेंचर्स ने भाग लिया। फंड का इस्तेमाल टीम को बढ़ाने और R&D में किया जाएगा। छठी खबर की बात करते हैं। व्हीकल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिक्योर थिंग्स ने प्री सीरीज A फंडिंग राउंड में इन्फ्लेक्सोर वेंचर्स के नेतृत्व में 35 लाख डॉलर का वित्त पोषण हासिल किया है। इस फंडिंग राउंड में 9 यूनिकॉर्न्स, RPG वेंचर्स, सब होल्डिंग्स और कई HNIs भारतीयों ने भाग लिया है। सातवीं खबर की बात करते हैं। द्वारा स्मार्ट गोल्ड ने सीड फंड राउंड में एक्सिलोर और द्वारा होल्डिंग से 20 लाख डॉलर की राशि हासिल की है। कंपनी अभी 70,000 कस्टमर्स को अपनी सेवाएं दे रही है। नई पूंजी का इस्तेमाल सोने पर केंद्रित माइक्रो सेविंग और अन्य वित्तीय उत्पादों को पूरे भारत में पेश करने के लिए किया जाएगा। आठवीं खबर की बात करते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने स्टार्टअप ब्लू ट्राइब फूड्स में निवेश किया है। ये कंपनी प्लांट बेस्ड मीट बेचती है। ब्लू ट्राइब फूड्स का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी स्थापना संदीप सिंह और निकी अरोड़ा ने की थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गेमिंग स्टार्टअप अतीरथ ने सीड फंड राउंड में क्लारी कैपिटल से रकम जुटाई है। कंपनी इस वित्त का उपयोग अपने उत्पादों का विस्तार करने, टीम को बड़ा करने और मेटावर्स के लिए तैयार होने के लिए करेगी। भारत में मोबाइल गेमिंग का बाजार अभी करीब 2.25 अरब डॉलर का है, जिसके 2025 तक 7 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। लेकिन इसके साथ साथ एक नया एलिमेंट हम इस हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। तो चलते चलते इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के नतीजों और खबरों के आधार पर ब्रोकर्स ने अपनी राय या लक्ष्य में बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, आइए देखते हैं।